आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या भारत में हुई थी खगोल विज्ञान की शुरुआत, एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोनॉमी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जब जीरो दिया था भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती, इसका भी दिया प्रमाण। सदियों पहले आयुर्वेद और योग अपनाया, सर्जरी करना भी दुनिया को हमने सिखाया। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया का आधुनिक विज्ञान और उसकी शाखाएं डाल्टन के परमाणु वॉर और डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के इर्द गिर्द बुनी हुई है। यानी कुछ 100 साल पुराना हमारा आज का विज्ञान और उसके सिद्धांत। लेकिन भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों की कहानी हजारों वर्षों पुरानी है। गीता में लिखा गया है कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो स्थायित्व में है उसका क्षय या नाश नहीं हो सकता, जो विद्यमान नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है। जरा सोचिए, करीब 5000 साल पहले लिखा गया एक सूत्र कैसे आधुनिक विज्ञान के साथ फिर मुकम्मल हो जाता है। भारत के विज्ञान और खगोल शास्त्र ने भी दुनिया को कई बेहतरीन तथ्य दिए। जब जब राम की बात होती है, भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब उभरता है। इसी भारतीय संस्कृति में ओम का नाद ब्रह्मांड की अनुगूंज है। भारतीय संस्कृति के इस ओम के नाद और ब्रह्मांड के अनुगूंज को ही आज विज्ञान के गुण और अवगुण बताने वाली आधुनिकता अपने साथ रखी हुई है। इसके सार्वभौमिक सत्य की खोज रही है। फिर चाहे आदित्य L1 हो या फिर चंद्रयान 3, भारत के लिए कोई भी अध्याय नया नहीं है। इसलिए ये भी भारत के गौरव का एक अध्याय है। ब्रह्मांड के जिन बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने का दावा आज आधुनिक विज्ञान करता है, उसे तो हमारे भारत के खगोल शास्त्री और आचार्यों ने बहुत पहले ही सुलझा लिया था। इसके प्रमाण भी हमारे वैदिक काल के तमाम लिपि में शामिल हैं। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में भी आर्यभट्ट ने बहुत विस्तार से बताया है। खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी, वेदों में भी ब्रह्मांड के रहस्य को बताया और समझाया गया है। यदि हम खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अध्ययन के इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि इनकी शुरुआत भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से हुई थी, जब प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ इस क्षेत्र की आधारशिला रख रहे थे। इसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र और भास्कर आदि प्रमुख थे। ईसा पूर्व पहली सदी से 17वीं शताब्दी तक खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए खगोल विज्ञान संबंधी उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खगोल विज्ञान का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो 2000 ईसा पूर्व का है। अगले 2500 वर्षों के दौरान 500 ईसा तक प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान भारतीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा और इसका प्रभाव उस काल के कई ग्रंथों में भी देखा गया। कुछ उदाहरणों में ज्योतिष से संबंधित मामलों को समझने के लिए खगोलीय सिद्धांतों को उधार लिया गया था, जैसे कि कुंडली बनाना। प्राचीन भारत में ज्योतिष के साथ खगोल विज्ञान के संबंध के अलावा खगोल विज्ञान का विज्ञान स्वतंत्र रूप से विकसित होता रहा है। ग्रहणों की घटनाओं की गणना, वेदों में कालानुक्रमिक महत्व के खगोलीय संदर्भ भी हैं। कुछ वैदिक सूचनाएं वर्ष की शुरुआत और ओरियन में वसंत विषुव का प्रतीक हैं। यह लगभग 4500 ईसा पूर्व की बात है। भारत की तीसरी सहस्राब्दी के शहरों में खगोलीय आधार वाली अग्निवेदियां पाई गई हैं। उनके डिजाइनों का वर्णन करने वाले ग्रंथ परंपरागत रूप से पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं, लेकिन उनकी सामग्री बहुत पुरानी प्रतीत होती है। याज्ञवल्क्य ने सूर्य और चंद्रमा की गति की सिंक्रोनाइज करने के लिए 95 साल के चक्र को आगे बढ़ाया। वैदिक खगोल विज्ञान पर एक पाठ जो 1350 ईसा पूर्व का है, लगध द्वारा लिखा गया था। 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने एक गणितीय प्रणाली प्रस्तुत की जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमती थी और सूर्य के संबंध में ग्रहों की गति पर विचार करती थी। आर्यभट्ट ने खगोलीय और गणितीय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए लिया गया और ग्रहों की अवधि सूर्य के संबंध में दी गई। इस पुस्तक में दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की गई थी, जबकि अपने आर्यभट्ट सिद्धांत में उन्होंने दिन की गणना एक मध्य रात्रि से दूसरी मध्य रात्रि तक की थी। कुछ खगोलीय मापदंडों में भी अंतर था। आर्यभट्ट ने लिखा कि पृथ्वी की 1,82,237,500 परिक्रमाएं 57,753,336 चंद्र कक्षाओं के बराबर है। यह मौलिक खगोलीय अनुपात का अत्यंत सटीक अनुपात है और संभवतः इतनी सटीकता से गणना की गई सबसे पुरानी खगोलीय स्थिरांक है। ब्रह्मगुप्त अपने कार्यकाल के दौरान उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे। उन्होंने 628 में खगोलीय विज्ञान पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम से एक ग्रंथ लिखा। उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख भास्कर ने ब्रह्मगुप्त की गणितीय परंपरा को जारी रखा। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी, जिसमें 2 भाग शामिल हैं, गोलाध्याय यानी गोलाकार और ग्रह गणिता यानी ग्रहों का गणित।
भारत के ऐतिहासिक खगोलविदों के अन्य महत्वपूर्ण नाम माधव और नीलकंठ हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कक्षा में भेजा। 1984 में राकेश शर्मा भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। कल्पना चावला, जो बाद में अमेरिकी नागरिक बन गई, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। प्रारंभिक संस्कृतियों ने आकाशीय पिंडों की पहचान देवताओं और आत्माओं से की। उन्होंने इन वस्तुओं को बारिश, सूखा, मौसम और ज्वार जैसी घटनाओं से जोड़ा। आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले पेशेवर खगोलशास्त्री पुजारी मैगी थे और स्वर्ग के बारे में उनकी समझ को दिव्य के रूप में देखा जाता था। इसलिए खगोल विज्ञान का प्राचीन संबंध, जिसे अब ज्योतिष कहा जाता है, खगोलीय रेखांकन के साथ प्राचीन निर्माण संभवतः खगोलीय और धार्मिक दोनों कार्यों को पूरा करते हैं। दुनिया के कैलेंडर आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा निर्धारित किए गए हैं और कृषि समाजों के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें फसल वर्ष के सही समय पर रोपण पर निर्भर करती थी। सबसे आम आधुनिक कैलेंडर रोमन कैलेंडर पर आधारित है, जो वर्ष को बारी-बारी से 30 और 31 दिनों के 12 महीनों में विभाजित करता है। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने कैलेंडर सुधार को बढ़ावा दिया और लीप वर्ष बनाया। वेदों में कालानुक्रमिक महत्व के खगोलीय संदर्भ हैं। कुछ वैदिक सूचनाएं वर्ष की शुरुआत और ओरायन में वसंत विषुव को चिन्हित करती हैं। यह लगभग 4500 ईसा पूर्व का मामला था। आर्यभट्ट। भारतीय भाषाओं में खगोल विज्ञान को खगोला शास्त्र कहा जाता है। खगोला शब्द संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला से लिया गया है, जिसे खगोला कहा जाता था। खगोला में ही 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस विषय का अध्ययन और विस्तार किया था। लगभग 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने एक गणितीय प्रणाली प्रस्तुत की, जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमती थी और सूर्य के संबंध में ग्रहों की गति पर विचार करती थी। उन्होंने पृथ्वी की परिधि और व्यास का सटीक अनुमान भी लगाया और यह भी पता लगाया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पहली बार कैसे होते हैं। वह ग्रहों की कक्षाओं की त्रिज्या को पृथ्वी या सूर्य की कक्षा की त्रिज्या के साथ साथ अनिवार्य रूप से सूर्य के चारों ओर और उनके ओर घूमने की अवधि के रूप में बताता है। वह यह पता लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घावृत्ताकार हैं। वह उस महाद्वीप के पहले ज्ञात खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने सौर दिनों की गिनती की एक सतत प्रणाली का उपयोग किया। 498 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय में ग्रहण गणना के लिए संख्यात्मक और ज्यामितीय नियमों का वर्णन किया गया है। उस समय भारतीय खगोल विज्ञान चक्रीय हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से बहुत कुछ ले रहा था, जिसमें प्रकृति चक्रों में संचालित होती थी, जिससे ग्रहणों के लिए अपेक्षित समय सीमा में संख्यात्मक पैटर्न की खोज के लिए मंच तैयार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में आज के भारतीय राज्य केरल में अश्मका नामक कस्बे में हुआ था। जब वह अभी भी छोटा लड़का था तो उसे खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय भेज दिया गया था। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। इस प्रकार कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात कही गई। आर्यभट्ट की महान रचना आर्यभट्टीय का 13वीं शताब्दी में लैटिन में अनुवाद किया गया था। इस अनुवाद के माध्यम से यूरोपीय गणितज्ञों को त्रिभुजों के क्षेत्रफल, गोले के आयतन के साथ साथ वर्ग और घनमूल की गणना करने की विधियों का पता चला। ग्रहणों और सूर्य को चांदनी का स्रोत होने के बारे में आर्यभट्ट के विचारों ने यूरोपीय खगोलविदों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला होगा, क्योंकि तब तक उन्हें कोपरनिकस और गैलीलियो के अवलोकनों के माध्यम से इन तथ्यों के बारे में भी पता चल गया था। लेकिन यह देखते हुए कि आर्यभट्ट ने इन तथ्यों की खोज 1500 साल पहले और कोपरनिकस और गैलीलियो से 1000 साल पहले की थी, उन्हें इस क्षेत्र में भी अग्रणी बनाता है। आर्यभट्ट के आर्यभट्ट सिद्धांत में वर्णित खगोलीय गणना के तरीके पंचांग को ठीक करने के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए विश्वसनीय थे। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि विषुव तब होता है जब सूर्य मेष और तुला राशि में प्रवेश करता है, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसका उत्तरी मार्ग शुरू होता है, और जब वह कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणी मार्ग शुरू होता है। सूर्य सिद्धांत में पूर्वता की दर 54 इंच है, जो यूनानियों द्वारा गणना की गई संख्या से कहीं अधिक सटीक है। हिंदू एक महीने की गणना के लिए 27 से 28 नक्षत्रों की प्रणाली का उपयोग करते हैं। प्रत्येक माह को 30 चंद्र तिथियों
में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ष में आमतौर पर 365 या 366 दिन होते हैं। हिंदू खगोल शास्त्री वराहमिहिर, गर्ग, महाभारत और वेदांग ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र का उल्लेख है और इस प्रकार यह एक प्राचीन कैलेंडर है जिसका उपयोग 1280 ईसा पूर्व में किया गया होगा। कौशिक तकी ब्राह्मण और संभवतः अथर्ववेद एक समान कैलेंडर का उल्लेख करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।